ट्रिक के साथ और एक बेस्ट अप्रोच के साथ प्रत्येक दिन आपको बहुत ही तगड़ा सेशन चलाया जाता है मैथ सेक्शन का। ताबड़तोड़ प्रैक्टिस हम लोग करने वाले हैं। मॉक टेस्ट ये 6 से है ना, मॉक टेस्ट ये 6 से इसके पहले 1 से लेकर 5 तक कराया जा चुका है। उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लग जाएगा, अगर नहीं देखे होंगे तो देख लेंगे, ठीक है ना। और प्लेलिस्ट भी बना हुआ है बिहार एसएससी के नाम से, है ना, बिहार एसएससी मैथ के नाम से आपका प्लेलिस्ट भी बना हुआ है, वहां से भी आप देख सकते हैं। बहुत ही शानदार सेशन होने वाला है। पेन और पेपर लेकर बैठेंगे ताकि जब भी आपके लिए यूनिक या कोई ऐसा अप्रोच जो आपको नहीं मालूम है, आपको नया दिखे, तो तुरंत आप नोट डाउन कर ले। वैसे मैथ सेक्शन का प्रैक्टिस करने के लिए पेन पेपर बहुत जरूरी हो जाता है। पेन पेपर रहेगा तो एक एक झटके में प्रैक्टिस करिएगा, ठीक है। तो बहुत ही शानदार शानदार और एग्जाम ओरिएंटेड सवाल है आज के सेशन में, है ना। अंत तक देखिएगा, हर क्वेश्चन से आपको कुछ ना कुछ सीखने को जरूर मिलेगा, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, और आगे सवाल बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि सब लोग लाइक कर देंगे, है ना, सब लोग लाइक कर देंगे, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर कर देंगे। चैनल पर पहली बार है, चैनल को सब्सक्राइब करके रखेंगे ताकि आने वाले क्लास का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे, ठीक है। ये रहा आज का पहला सवाल। आज का पहला सवाल है जो आप देखेंगे कैसे एक एक झटके में चटकाइएगा। बोला है कि आधार त्रिज्या 7 सेंटीमीटर और ऊंचाई 20 सेंटीमीटर वाले लंबवृत्तीय बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा। ये पिछले क्लास में मैंने होमवर्क में ये दिया था, और आप देखेंगे कैसे बनेगा। देखिए, एक बेलन होता है, एक लंबवृत्तीय बेलन है, ठीक है, लंबवृत्तीय बेलन है। इसकी त्रिज्या दे दिया है 7 सेंटीमीटर और इसका हाइट भी दे दिया है 20 सेंटीमीटर, ठीक है। अब इसका एरिया पूछ दिया है ना, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछ दिया है। तब पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2 पाई आर एच, 2 पाई आर एच। तो 2 पाई मतलब 22/7, आर मतलब हो गया 7 और एच मतलब हो गया 20, ठीक है। अच्छा, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा है तो मेरे ख्याल से आपको एक एरिया नीचे वाला और ऊपर वाला एरिया इसमें ऐड करना पड़ेगा। देखिए, 22 दूना 44, 44 दूना हो गया 88, 880। अब इसमें चूंकि कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बोला है तो इसमें नीचे वाला पाई आर एक्स स्क्वायर और ऊपर वाला पाई आर एक्स स्क्वायर, वृत्त का क्षेत्रफल दोनों जोड़ना पड़ेगा। वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर एक्स स्क्वायर और 2 वृत्त है तो 2 पाई आर एक्स स्क्वायर हो जाएगा। इसमें ये ऐड करना पड़ेगा। तो यहाँ पर हो जाता 2 पाई मतलब 22/7 और आर मतलब 7 एक्स स्क्वायर है तो 2 बार, ठीक है। 7 से 7 कैंसिल हो गया, तो यहाँ पर हो गया 880 प्लस हो जाएगा कितना, 22 दूना 44 और 44 में 7 से गुणा कर देंगे तो 7 चौका 28 और 7 चौका 28 और 2 30, ये जोड़ना पड़ेगा। तो 8 हो गया, यहाँ 8 हो गया और 8 3 11, 1188 सेंटीमीटर एक्स स्क्वायर आपके सवाल का सही आंसर हो गया। 1188 सेंटीमीटर एक्स स्क्वायर आपके सवाल का सही आंसर हो गया। क्लियर हुआ। तो इस पार्टिकुलर सवाल का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, आपके सवाल का करेक्ट आंसर हो गया। ऑप्शन सी आपके सवाल का करेक्ट आंसर हो गया। क्लियर हुआ। आगे बढ़ते हैं। ये रहा आज का पहला सवाल। ये होमवर्क सवाल था, होमवर्क में मैंने दिया था, लेकिन आज का पहला सवाल ये रहा। कहता है कि 88% ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई 490, ठीक है, प्लस 380% ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई इंटू 44 बराबर में दिया है 176% ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई जेड। अब आप देख सकते हैं कि ये परसेंट से सब परसेंट कैंसिल हो गया, दोनों तरफ परसेंट है ना, परसेंट से परसेंट कैंसिल हो गया, ठीक है। अच्छा, 11 से भी कटेगा, 11 कम 11, 11 चक 66, 11 चौका 44 और 11 8 88 कट गया। अच्छा, और कटेगा 4 से 4 चौका 16, 4 से 4 कट गया, 4 दूना 8, ठीक है। इसका मतलब यहाँ 9 दूना 18 हो गया और 4 दूना 8 एक 9, ठीक है, और 1 0 है तो 1 0, ठीक है, प्लस ये हो गया 380, बहुत शानदार। इधर हो गया 4x, क्या बच गया, 4x बच गया ना, यही हुआ। अच्छा, अब सिंपल आप देखें कि 4 से फिर कट सकता है, 4 से काटें तो 4 9 36, 4 5 20, 4 से 4 दूना 8, 4 चौका 16, 4 5 20। सिंपल जोड़ देंगे, 5 5 मिलकर 10 हो गया, 9 4 13, 1 14 हो गया, एक कैरी, 2 1 3, 340 हो गया। 340 आपके सवाल का आंसर हो गया। जेड का वैल्यू कितना हो गया, 340। यहाँ जेड था, एक्स नहीं था, जेड था।
जेड का वैल्यू कितना हो गया 340 आपके सवाल का करेक्ट आंसर हो गया। यानी इस पार्टिकुलर सवाल का आंसर हो गया ऑप्शन डी। ऑप्शन डी आपके सवाल का करेक्ट आंसर हो गया। ऑप्शन डी आपके सवाल का करेक्ट आंसर हो गया। आई होप कि बात आपको पूरी तरीके से समझ में आ गई। ये बात आपको पूरी तरीके से समझ में आ गई। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल क्या कहता है, कैसे चटकाएंगे, क्या अप्रोच रहने वाला है, बखूबी आप देखेंगे। ठीक है, सवाल में बोला है कि कमला ने 2 घोड़े 1200 रुपया प्रत्येक की दर से है ना खरीदे हैं। ठीक है, उनमें से एक को 11.1% की लाभ हो रही है और दूसरे पर उसको 11.11% की क्या हो रही है, हानि हो रही है। ठीक है, तो बोला है कि पूरे लेन देन में उसका लाभ या हानि क्या होगा। तो शानदार ट्रिक देखिए, आपका दिल खुश हो जाएगा। जब भी कोई आपको सीपी दिया हो, कितना हो दिया हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, और सेम परसेंटेज प्रॉफिट हो रही है और सेम परसेंटेज लॉस हो रही है, तो उस कंडीशन में न तो लाभ होगा और न ही हानि होगी, न तो प्रॉफिट होगा और न ही लॉस होगा, न तो प्रॉफिट होगा न ही लॉस होगा। यानी इस पार्टिकुलर सवाल का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए आपके सवाल का सही आंसर हो जाएगा। बिना बनाए, बिना पेन छुए, एक झटके में आपने इस क्वेश्चन का आंसर दे दिया, एक झटके में। ठीक है, आगे बढ़ें, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल देखिए कितना प्यारा है और कैसे चटकाएंगे, क्या अप्रोच रहने वाला है। देखिए सवाल में बोला है कि गोले की त्रिज्या 150% बढ़ाई जाती है। 150% का मतलब क्या होता है, 150% का मतलब होता है कि 150/100। इसका मतलब कट गया तो 5 से काटेंगे तो 3/2 हो गया। इसका मतलब कि आयतन में कितने की वृद्धि होगी, आयतन में हम लिख देते हैं पहले और फिर लिख देते हैं बाद। ठीक है, अच्छा पहले मान लीजिए 2 था, 2 के बाद 3 बढ़ गया तो कितना हो गया, 5 हो गया, फिर 2 था, फिर 5 हो गया, फिर 2 था, फिर 5 हो गया। ये 3 बार क्यों लिखे, क्योंकि इसमें पूछा है आयतन का रेशियो, और आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यूब। क्यूब मतलब पावर 3 है, पावर 3 है इसलिए 3 बार लिखे, और ये 4/3 पाई तो कांस्टेंट है, ये सब में से कैंसिल हो जाएगा, इसलिए हमने 3 बार लिखा क्योंकि पावर है 3। अच्छा एक बात बताइए, ये हो गया 2 दूना 4 दूना 8 और ये हो गया 5 या 25 25 125। अब इसमें बोला है कि इसके आयतन में कितना वृद्धि हुई। तब आयतन पहले 8 था, अब आयतन 125 हो गया, कितने की वृद्धि हुई है, तब 15 में से 8 जाएगा तो 7, यहाँ 11 बच गया, 117 की वृद्धि हुई। कितने पे, 8 पर, तो 100 पर कितना हो जाएगा, तो 8 एकम 8 कितना बार में जाएगा, 8 दूना 16, 12 के बाद कुछ आएगा, तो 12 के बाद कहाँ है, ऑप्शन ए है, ऑप्शन ए है, एक झटके में चटका दिए। आगे पूरा भाग देने की जरूरत नहीं है, पहले ही 12 आ गया, आगे कुछ भी आए क्या फर्क पड़ता है। तो चारों ऑप्शन में जाइए, देखिए सबसे पहले 12 कहाँ दिख रहा है, तो एक ही ऑप्शन है 12 87.5%। यानी इस पार्टिकुलर सवाल का आंसर हो गया ऑप्शन ए। पूरा भाग देने की जरूरत नहीं है, पूरा कौन देगा, पूरा दीजिएगा तो टाइम आप वेस्ट करिएगा, है कि नहीं। एक एक झटके में चटकाना है, सवाल कोई भी हो प्रयास करें कि एक झटके में चटका दे, काम खत्म वहीं पर, ज्यादा बातचीत नहीं, है कि नहीं। बहुत शानदार, आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल क्या कहता है, बखूबी आप बेहतर तरीके से देखिए कैसे चटकाएंगे, क्या अप्रोच रहने वाला है, सवाल को देखिए। सवाल में बोला है कि एक एक्सप्रेस है जो ट्रेन 100 किलोमीटर प्रति घंटा की औसत गति से यात्रा करती है, प्रत्येक 75 किलोमीटर के बाद 3 मिनट के लिए रुकती है। ठीक है, प्रारंभिक बिंदु से 600 किलोमीटर अपने गंतव्य तक पहुंचने में कितना समय लगेगा। मान लीजिए यहाँ पर एक बिंदु है, ए से बी तक पहुंचना है। ठीक है, जो 600 किलोमीटर की यात्रा करनी है, टोटल कितना है 600 किलोमीटर। ठीक है, अच्छा एक बात बताइए, उनका स्पीड कितना का है, स्पीड है 100 किलोमीटर पर आवर का। ठीक है, अच्छा एक बात बताइए, अगर ट्रेन जो है एक्सप्रेस है बिना रुके अगर जाए, कहीं बीच में नहीं रुकती है, तो टाइम कितना लगेगा। तो टाइम बराबर क्या होता है, डिस्टेंस बाई स्पीड। तो डिस्टेंस कितना है 600 है, स्पीड कितना है 100 का है, कैंसिल होगा तो कितना हो गया, तो कहेंगे कि 6 घंटा हो गया। ठीक है, अगर ट्रेन, समझिएगा बात ध्यान से, अगर ट्रेन बिना रुके कहीं बीच में नहीं रुकती है, सीधे ए से बी तक पहुंचती है, तो उसको 6 घंटा लगता है। ठीक है, लेकिन समय 6 घंटा ही नहीं लगेगा और लगेगा, क्योंकि बीच में रुक कर अपना टाइम वेस्ट किया है। टाइम वेस्ट नहीं कर सकते, ट्रेन है तो लगातार उतना दूरी तो तय नहीं करेगी, बीच में उसको रुकना पड़ेगा स्टॉपेज पे अपने।
तो अब देखिए वो 75 किलोमीटर के बाद क्या करती है, सुनिए के बाद 75 किलोमीटर के बाद 3 मिनट के लिए रुकती है। यानी अगर हम बात करें टोटल डिस्टेंस है 600, अगर 75 किलोमीटर अगर पर रुकती है तो 75 से भाग देंगे तो स्टॉपेज पता चल जाएगा। टोटल 600 किलोमीटर है और हर 75 किलोमीटर पर रुक जाती है 3 मिनट के लिए, तो हम 75 से भाग देंगे तो पता चल जाएगा कि कितना स्टॉपेज है, रुकी है। तो 75 से भाग दीजिए, 5 से भाग दीजिए, 5 कम 5, 5 दूना 10, 0। 5 से भाग देंगे, 5 कम 5, 5 25। 15 से भाग दीजिए, 15 8 120, यानी 8 स्टॉपेज है। उसको ए से बी तक जाने में 600 किलोमीटर जाने में स्टॉपेज कितना है, 8 स्टॉपेज है। तो अब देखिए हर स्टॉपेज पर 3 मिनट के लिए रुकी है, हर स्टॉपेज पे 3 मिनट के लिए रुकी है, तो 8 रिका हो जाएगा 24 मिनट रुक गई। यानी पहले 6 घंटा लगा था, 24 मिनट और लिख देंगे तो आपका आंसर हो जाएगा, जो बिल्कुल गलत है। जो आपका आंसर बिल्कुल गलत है, 6 घंटा 24 मिनट जो आप लिखिएगा तो आंसर बिल्कुल गलत हो जाएगा। और ऑप्शन में दिया भी है, हड़बड़ा के आप मार भी दीजिएगा। ऑप्शन बी में दिया भी है 6 घंटा 24 मिनट, हड़बड़ा के मार दीजिएगा, जो बिल्कुल गलत है। आप खुद सोचिए कि 8 स्टॉपेज है, तो 8 स्टॉपेज है तो उसमें लास्ट वाला स्टॉपेज नहीं जोड़ेंगे, लास्ट में तो जाकर तो रुकेगा ही अंत में। अरे यहाँ से स्टार्ट हुआ तो यहाँ बी तक गया तो लास्ट में तो उसको रुकना ही है, तो लास्ट वाला स्टॉपेज नहीं लेंगे। तो 8 स्टॉपेज हुआ तो एक कम करेंगे तो 7 स्टॉपेज हो गया, ठीक है। और हर स्टॉपेज पर 3 मिनट रुकती है, तो 3 मिनट रुकेगी तो कितना रुक गई, 21 मिनट रुक गई। यानी पहले 6 घंटा समय लगा था, 21 मिनट और हो गया, मतलब 6 घंटा 21 मिनट समय लगेगा। 6 घंटा 21 मिनट समय लगा, आपका आंसर ये हुआ। आपके सवाल का आंसर ये हुआ, यानी इस पर्टिकुलर सवाल का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी आपके सवाल का करेक्ट आंसर हो गया। आई होप कि ये बात आपको पूरी तरीके से क्लियर हो गई होगी, ये बात आपको पूरी तरीके से क्लियर हो गई होगी। सवाल को चटकाने का सबसे आसान तरीका यही है, सवाल को चटकाने का सबसे आसान तरीका। आगे बढ़ते हैं, आगे देखिए, आगे कहता है कि आयत की लंबाई 25% कम की जाती है। 25% क्या किया जाता है, कम की जाती है लंबाई में, और चौड़ाई में क्या किया जाता है कि 50% की वृद्धि की जाती है। तो क्षेत्रफल पर क्या फर्क पड़ेगा, इसका तरीका ये है कि a प्लस बी प्लस ए इंटू बी बाई 100, ये तरीका मैंने सिखा रखा है आपको, ठीक है। सक्सेसिव लगाएंगे, ए मतलब 25% की कमी हो रही है, कमी हो रही है मतलब माइनस में लिखेंगे, प्लस बी मतलब 50% की वृद्धि हो रही है चौड़ाई में, तो 50 लिख देंगे। फिर माइनस प्लस गुणा होगा तो माइनस होगा। उसके बाद ए इंटू बी मतलब 25 गुणे 50, 25 गुणे 50, और नीचे 100 है तो 100, 25 चौका 100, 2 से 2 दूना 4, 2 से 25 बार में, मतलब यहाँ घटाएंगे तो 50 में से 25 घटाएंगे तो 25 हो जाएगा, और 25 में 2 से भाग देंगे तो 12.5 होगा, घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 25 में से 12.5 घटाएंगे तो 12.5 हो जाएगा। 12.5% की आपकी परिवर्तन हो जाएगी क्षेत्रफल में। क्षेत्रफल में कितने परसेंटेज की परिवर्तन होगी, तो 12.5% की। क्लियर हुआ, यानी इस पार्टिकुलर सवाल का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी आपके सवाल का करेक्ट आंसर हो गया, ऑप्शन बी आपके सवाल का करेक्ट आंसर हो गया। आई होप कि ये बात आपको पूरी तरीके से क्लियर हो गई होगी। तो आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ, और इस सवाल में बोला है, कि आपको कह दिया है कि आप इसका इकाई अंक ज्ञात करना है। इसमें नहीं लिखा है, लेकिन यूनिट डिजिट निकालना है, यूनिट डिजिट आपको निकालना है, यूनिट डिजिट। अब तरीका क्या है, शानदार ट्रिक देखिए, शानदार ट्रिक देखिए, शानदार ट्रिक। 12 के पावर क्या है, 13 है, उसके पावर क्या है, 14 है, आगे क्या है, 15 है, आगे क्या है, 16 है। अब इसका यूनिट डिजिट निकालने के लिए तरीका ये है ना, यूनिट डिजिट निकालने का तरीका यह है कि दूसरे पावर पर ध्यान देंगे। कौन पावर पर, दूसरा पावर पर। दूसरा पावर कितना है, 4 है, दूसरा पावर कितना है, 4 है, ठीक है, सॉरी 14 है, दूसरा पावर कितना है, 14 है। तो क्या करेंगे कि हम 12 का पावर 14 यहाँ पर लेंगे, इसके बाद यहाँ पर डॉट डॉट कितना हो रहा है पावर, हमेशा हम दूसरे पावर पर ध्यान देंगे, ठीक है। अब तरीका ये है कि इसमें हम इकाई अंक ज्ञात करने का तरीका ये होता है कि इसमें पावर में 4 से भाग देते हैं। तो पावर में 4 से भाग देंगे तो 4 3 12, 2 आपका क्या बचेगा, शेषफल बचेगा।
अब 12 का स्क्वायर का मतलब 144। 144 में पहला डिजिट क्या है? 4 है, तो 4 आपके सवाल का आंसर हो गया। 4 आपके सवाल का आंसर हो गया। क्लियर हुआ? बहुत शानदार ट्रिक है, बहुत शानदार अप्रोच है। आगे देखते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल कहता है कि एक परीक्षा में कमला 35% अंक लाती है और 56 अंकों से फेल हो जाती है। उसी परीक्षा में बिमला 45% अंक लाती है और वह उत्तीर्णांक से 14 अंक ज्यादा लाती है। तो परीक्षा का पूर्णांक बताइए। तब परीक्षा का टोटल पूर्णांक हम 100 मान लेते हैं। कितना मान लेते हैं? 100। अच्छा देखिए, कमला ने 35% लाती है और वो 56 अंकों से फेल हो जाती है। मतलब यह कि 56 अंक उसको अगर मिल जाए तो पास हो जाएगी। बहुत शानदार। अच्छा, इस तरह के सवाल में ना हम पास को इक्वल करते हैं, पास। तो ये पास हो गई। अच्छा, बिमला जो है वो 45% लाती है। बिमला 45% लाती है और 14 अंकों से 14 अंक ज़्यादा लाती है। यानी ज़्यादा का मतलब बैलेंस करने के लिए 14 घटा देंगे तो भी पास रहेगी, और 14 घटा देंगे तो भी तो पास रहेगी। अब देखिए, ये 35% इधर जाकर घटेगा, तब 45 में से 35 गया तो 10% हो गया। बहुत शानदार। अच्छा, -14 इधर आकर जोड़ेंगे तो 56 में 14 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? तो हो जाएगा आपका 70 हो जाएगा। ठीक है, तो 1 0 से 1 0 कट गया, मतलब 1% का वैल्यू हो गया 7। आपसे पूछा कि पूरा पूर्णांक बताइए, परीक्षा में कितना अंकों का परीक्षा हुआ था, तो यहाँ पर 100% का वैल्यू निकालना है। 1% का वैल्यू 7, तो 100% का वैल्यू कितना हो जाएगा? 700 हो जाएगा। यानी टोटल जो परीक्षा हुआ है वो 700 का हुआ है। टोटल परीक्षा 700 का हुआ है और यही आपके सवाल का आंसर हो गया, ऑप्शन सी। ऑप्शन सी आपके सवाल का करेक्ट आंसर हो गया। ऑप्शन सी आपके सवाल का करेक्ट आंसर हो गया। आई होप कि ये बात आपको पूरी तरीके से क्लियर हो गई होगी, है कि नहीं? ये बात आपको पूरी तरीके से क्लियर हो गई होगी। सवाल को चटकाने का सबसे आसान तरीका यही है। समझ पा रहे हैं बात? सवाल को चटकाने का सबसे आसान तरीका यही है। आगे देखिए, है ना, अगला सवाल देखिए क्या कहता है। अगला सवाल कहता है, समझिएगा बात, कि ए और बी दो व्यक्ति हैं और इनकी आय का अनुपात दिया है 5:6। आय मतलब इनकम, ठीक है। अच्छा, उसके बाद व्यय मतलब खर्च, एक्सपेंडिचर। एक्सपेंडिचर कितना हो रहा है? 3:4, ठीक है। अच्छा, एक बात बताइए कि ए कितना रुपया बचाता है? तो कहिएगा 1800 रुपया बचाता है, ठीक है। अच्छा, बी कितना बचाता है? तो बी बचाता है 1600। बहुत शानदार। अब शानदार ट्रिक देखिए, आपका दिल खुश हो जाएगा। शानदार ट्रिक देखिए, इस तरह के सवाल में ऐसे गुणा किया जाता है। 6 18, ठीक है। 5 चौका 20, बहुत शानदार। अच्छा, ऐसे गुणा करिए, 18 चौका 7200, बहुत शानदार। अच्छा, ऐसे गुणा करिए, 16 तिया 4800, बहुत शानदार। अच्छा, यहाँ कितना का अंतर है? तो कहिएगा कि यहाँ 18 और 20 में 2 यूनिट का अंतर है। अच्छा, यहाँ कितना का अंतर है? तो 72 में से 48 घटाइएगा तो 12 में से 8 गया 4, यहाँ 6 में से 4 जाएगा तो 2, 2400, ठीक है। अच्छा, एक बात बताइए, यहाँ 2 का अंतर आ रहा है, यहाँ 2400 का अंतर हो रहा है, मतलब इसकी तुलना इससे कर देंगे, मतलब 2 यूनिट का वैल्यू हो गया 2400। तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा? तो 1200। 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो गया? 1200। तो जब 1 यूनिट का वैल्यू 1200 हो गया तो आपसे पूछा है कि बी का आय बता दीजिए। तो बी का इनकम कितना है? तो कहेंगे 6 यूनिट है। तो 1 यूनिट का वैल्यू 1200, तो 6 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा? 12 छक कितना होगा? 7200। यानी 7200 आपके सवाल का सही आंसर हो गया। 7200 आपके सवाल का करेक्ट आंसर हो गया, यानी बी का इनकम हो गया 7200, ठीक है। बी का इनकम कितना हो गया? तो कहेंगे 7200। सवाल को चटकाने का सबसे आसान तरीका यही है, इससे आसान तो हो ही नहीं सकता। इस सवाल को चटकाने का सबसे आसान तरीका और इस पार्टिकुलर सवाल का ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी। इस पार्टिकुलर सवाल का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। आई होप की बात आपको पूरी तरीके से क्लियर हो गई होगी, है ना। सवाल को चटकाने का सबसे आसान तरीका। आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल की तरफ चलते हैं। ये तो फिर से वही सवाल आ गया, ये फिर से वही सवाल हो गया, ठीक है ना, 2 बार आ गया है। आगे बढ़ते हैं, और पसंद आ रहा है तो लाइक शेयर में कमी ना करें, पसंद आ रहा है तो लाइक शेयर में कमी ना करें। अब देखिए सवाल में क्या कहता है कि 4 अंगूठियों पर 5 अलग अलग अंगुलियों कितने तरीके से पहनी जा सकती है, ठीक है।
4 उंगली है और उसमें 5 अलग अलग अंगूठी को पहनना है। आप इसका ट्रिक देखिए ना, बहुत शानदार ट्रिक है। अगर देखें तो आप खुद सोचिए। देखिए, अगर मान लीजिए कि 4 उंगली है, ठीक है, 5 अलग अलग अंगूठियां पहनना है, तो हम एक उंगली में एक दिन पहनेंगे अंगूठी, फिर दूसरे उंगली में, फिर तीसरे उंगली में, फिर चौथे उंगली में। या हो सकता है कि एक ही उंगली में 5 अंगूठी पहन ले, या हो सकता है कि 2 उंगली मिलाकर तब 5 अंगूठी पहने, ऐसे हो सकता है। तो इसका ट्रिक है ना कि जो भी अंगुली है उसको बेस मान लेंगे, अंगुली जितना भी है उसको बेस मान लेंगे, और जितना अंगूठी है उसका पावर कर देंगे। ध्यान समझिएगा, ट्रिक समझिए। हम बेस उसको मानेंगे जिसमें पहना जा रहा है। अच्छा, ऐसा तो कभी नहीं होगा कि एक ही रिंग में चारों उंगली लगा दे, ऐसा तो होगा नहीं होगा। तो हम क्या करेंगे, जिसमें पहना जा रहा है उसको बेस मान लेंगे, जो पहना जा रहा है उसको पावर कर देंगे। सवाल को चटकाने का सबसे ट्रिक शानदार यही है। तो 4 के पावर 5 का मतलब 4 को 5 बार गुणा करेंगे, 4 को 5 बार गुणा करेंगे, 4 को 5 बार गुणा करेंगे तो 1024 आ जाएगा। 1000 कितना आ जाएगा, 24 आ जाएगा। और यही आपके सवाल का सही आंसर हो गया। सवाल को चटकाने का सबसे आसान तरीका यही है, इससे आसान हो ही नहीं सकता। क्लियर हुआ? कोई दिक्कत हुआ तो कहेंगे कि बिल्कुल दिक्कत नहीं हुआ। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल देखिए क्या कहता है। अगला सवाल देखेंगे क्या कहता है। कहता है सवाल में कि एक ट्रेन है, उसको जो है कि 25 से 60 मीटर दूरी तय करने के लिए 1080 सेकंड लगते हैं, तो ट्रेन की गति बताइए। अच्छा, एक बात बताइए, ट्रेन की स्पीड क्या होती है? तो कहेंगे कि डिस्टेंस बाई टाइम। अच्छा, डिस्टेंस कितना है? तो 25 से 60 है, ठीक है। टाइम कितना है? 1080 है। तो ये ना मीटर प्रति सेकंड में आएगा, क्योंकि ये मीटर में दिया है, ये सेकंड में दिया है, तो ये आ जाएगा मीटर प्रति सेकंड में। सवाल में ऑप्शन में दिया है आपको किलोमीटर पर आवर में, तो इसको किलोमीटर पर आवर में बदलने के लिए हमको 18/5 से गुणा करना पड़ेगा, तब जाकर ये किलोमीटर पर आवर में हो जाएगा, किलोमीटर पर आवर में हो जाएगा, ठीक है। अब 1 0 से 1 0, 18 छक 108 होता है। 6 से काटेंगे, 6 चौका 24, 6 से काटें या 2 से काटें, 2 3 6, 2 एकम 2, 2 दूना 4, 2 8 16। इसका मतलब हो गया ऊपर कितना, 128 हो गया, और नीचे बच गया 5 3 15। 15 8 120 होता है। इसके बाद कुछ भी आए क्या फर्क पड़ता है, पहले दशमलव पहले 8 आ गया ना, इसके बाद कुछ भी आए हम ऑप्शन में जाएंगे और देखेंगे कि 8 दशमलव कुछ किस में दिया है, तो 8 दशमलव कुछ दिया है ऑप्शन बी में, 8 दशमलव कुछ दिया है ऑप्शन बी में, जो बड़ी आसानी से हो गया। पूरा भाग देने की जरूरत नहीं है, पूरा भाग दीजिएगा तो बहुत टाइम लगेगा। हम सवाल को चटकाने का सबसे आसान उपाय यही बताते हैं कि जितना जल्दी हो जाए। तो हमने देखा कि 15 से भाग देंगे 128 में, तो 15 8 120 होता है। उसके बाद दशमलव के बाद कुछ आएगा, तो क्यों हम भाग देंगे? दिमाग खराब थोड़े हुआ है, पूरा भाग देकर हमारा दिमाग खराब थोड़े हुआ है। हम देखेंगे कि जिस ऑप्शन में दशमलव के पहले 8 दिखाई दे रहा है वही ऑप्शन चटका देंगे, काम खत्म। समस्या तो तब होती है, सुनिएगा बात ध्यान, समस्या तो तब होती है जब दशमलव के पहले 8 1 से लेकर 2 3 ऑप्शन में देता है, 1 नहीं 2 3 ऑप्शन में देता है, तब पूरा भाग देना पड़ता है। लेकिन हम जब देख रहे हैं कि सब में दशमलव के पहले अलग अलग अंक है, तो दशमलव के पहले वाला अंक निकालकर हम एक झटके में चटका सकते हैं, और ये कमाल का ट्रिक है, ये सवाल को चटकाने का कमाल का ट्रिक है। समझ पा रहे हैं बात? बहुत शानदार अप्रोच है, बहुत शानदार ट्रिक है। अगला सवाल देखिए कितना प्यारा है और कैसे चटकाएंगे, जरा गौर से समझेंगे, ठीक है। समझिए बात, सवाल में कहता है, सवाल में देखिएगा कि अतुल्य है और अमित है, दोनों मिलकर 18,000 रुपया निवेश करता है, ठीक है। उन्हें वर्ष के अंत में 3,000 रुपया लाभ होता है, तो अमित ने 800 रुपया लाभ प्राप्त किया, तो अतुल्य ने कितना लाभ प्राप्त किया? अब एक बात समझिएगा, गौर समझिएगा। देखिए, जो आपका कैपिटल होता है, कैपिटल इंटू टाइम इक्वल टू होता है प्रॉफिट।
कैपिटल इंटू टाइम इक्वल टू होता है प्रॉफिट। यहां पर टाइम का मेंशन नहीं है, तो हम मान के चलेंगे कि टाइम दोनों में सेम समय के लिए लगाया होगा, सेम समय के लिए उसने पूंजी लगाया होगा। तो हम क्या करेंगे, जब टाइम सेम हो गया तो जो कैपिटल होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके बाबू, इसके किसके बाबू, प्रॉफिट के। डायरेक्टली क्या होगा, प्रोपोर्शनल होगा किसके, इसके प्रॉफिट के। ठीक है, इसका मतलब जो भी प्रॉफिट का रेशियो होगा वही आपका कैपिटल का रेशियो होगा। तो आप खुद देखिए, यहां पर अतुल्य है और यहां पर अमित है। ठीक है, तो अमित को 800 रुपया लाभ मिलता है, अमित को 800 रुपया, और दोनों को मिलाकर 3000 लाभ मिला है, दोनों को मिलाकर 3000, और 3000 में से अमित को मिल गया 800, तो अतुल्य को कितना लाभ मिला होगा, 2200, है कि नहीं। 3000 में 800 घटाएंगे तो 2200 हो जाएगा। अब यहाँ 00 से 00 टर्मिनेट हो गया, 2 से 11 बार में और 2 से 4 बार में। इसका मतलब जो भी प्रॉफिट का रेशियो होगा वही कैपिटल का रेशियो प्राप्त होगा। इसका मतलब 11 और 4 जो रेशियो मिल गया ये कैपिटल का भी मिल गया। ठीक है, अच्छा एक बात बताइए, आपके हिसाब से दोनों को मिलाकर कितना कैपिटल प्राप्त होगा, तो 11 और 4 मिलकर 15 यूनिट। आपके हिसाब से अमित और अतुल्य को मिलाकर 15 यूनिट आपका हो रहा है क्या बाबू, पूंजी। लेकिन सवाल में बोला है कि दोनों को मिलाकर पूंजी है 18000। सवाल में बोला है कि दोनों को मिलाकर कितना पूंजी है, 18000। मतलब अपनी तुलना क्वेश्चन से कर देंगे, अपनी तुलना क्वेश्चन से कर देंगे तो 15 से काटेंगे एक बार में, ठीक है, और 15 से काटेंगे, 15 से 12 में गुणा करेंगे तो 180 हो जाएगा। 00 है तो 00, मतलब 1 यूनिट का वैल्यू हो गया 1200। तो जब 1 यूनिट का वैल्यू 1200 हो गया तो आपसे पूछा कि अतुल्य ने कितना निवेश किया था, तो अतुल्य ने 11 यूनिट निवेश किया है। तो 11 यूनिट का वैल्यू निकालेंगे, 11 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो 11 से 12 में गुणा करेंगे तो 132, और 00 है तो 00, यानी हो गया 13200 अतुल्य ने उसमें पैसा लगाया था। अतुल्य ने उस व्यवसाय में 13200 रुपया पैसा लगाया है। यानी इस पार्टिकुलर सवाल का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। और ये कमाल का ट्रिक है, ये कमाल का ट्रिक है, कमाल का कंसेप्ट है। सवाल को चटकाने का सबसे आसान तरीका यही है। ठीक है, सवाल को चटकाने का सबसे आसान तरीका यही है, इससे आसान हो ही नहीं सकता। ठीक है, आगे बढ़ें, आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। देखिए अगला सवाल क्या कहता है, कहता है कि एक निश्चित राशि पर 10% प्रति वर्ष की दर से 2 वर्ष के लिए सीआई और एसआई के बीच में 119 रुपये का अंतर है, तो धन का योग यानी प्रिंसिपल निकाल देना है। अब शानदार ट्रिक देखिए, आपका दिल खुश हो जाएगा। देखिए कहता है कि 10%। अच्छा एक बात बताइए, 10% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है, तो कहेगा 1/10। ठीक है, यानी अगर हम 1/10 हो गया तो 2 वर्ष का हम डायग्राम बता चुके हैं सीआई निकालने का। हम क्या करेंगे, डिनोमिनेटर का एक्सवायर कर देंगे, तो डिनोमिनेटर का एक्सवायर कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। 100 हमने प्रिंसिपल मान लिया, 100 हमने क्या मान लिया, प्रिंसिपल मान लिया। अब 2 वर्षों का डायग्राम ये होता है, ये एक बॉक्स यहाँ बनता है, दूसरा बॉक्स यहाँ बनता है और तीसरा बॉक्स यहाँ बनता है। तीसरा बॉक्स जो होता है और सीआई और एसआई का अंतर होता है। जो तीसरा बॉक्स होता है और सीआई और एसआई का अंतर होता है जब टाइम 2 साल दिया हो, जब टाइम 2 साल दिया हो। हमने एक्सवायर इसलिए किया क्योंकि टाइम 2 साल दिया था। अब बोला है 10%, तो 100 का 10% कितना होगा, 10 होगा। फिर इधर भी 100 का 10% कितना होगा, 10 होगा। चक्रवृद्धि ब्याज में ब्याज के ऊपर ब्याज लगता है, तो फिर 10% का ब्याज लगेगा, 10% कितना होगा, 1 होगा। यानी आप खुद सोचिए, अपनी बुद्धि का प्रयोग करिए कि आपके हिसाब से सीआई और एसआई का अंतर कितना हो गया, 1 यूनिट, जबकि सवाल में बोला है कि इन दोनों का अंतर 119। यहाँ बोला है ना, दोनों का अंतर कितना बोला है, 119। आपके हिसाब से 1 यूनिट, सवाल के हिसाब से आपके हिसाब से 1 यूनिट, सवाल के हिसाब से 119। अब आपसे पूछा है कि प्रिंसिपल बता दीजिए, प्रिंसिपल कितना माने हैं यहाँ पर, 100 यूनिट। तो 100 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, 1 यूनिट का वैल्यू 119, तो 100 यूनिट का वैल्यू 11900 हो जाएगा, 11900 हो जाएगा। 11900 आपके सवाल का सही आंसर हो गया। 11900 आपके सवाल का करेक्ट आंसर हो गया। आई होप की बात आपको पूरी तरीके से क्लियर हो गई होगी। ये बात आपको पूरी तरीके से क्लियर हो गई होगी। सवाल को चटकाने का सबसे आसान तरीका यही है। ठीक है, आगे बढ़ें, आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल की तरफ चलते हैं। ठीक है, अगला सवाल देखिए क्या कहता है, ये भी वैसे ही है।
इसमें भी प्रिंसिपल को हम मान लेंगे कितना बाबू, 100 मान लेंगे। 100 हमने मान लिया। रेट दिया है 10% और टाइम दिया है 2 साल। हमने 2 साल का डायग्राम अभी बताया था। एक बॉक्स यहाँ, दूसरा बॉक्स यहाँ और तीसरा बॉक्स नीचे। तीसरा बॉक्स जो होगा वो सीआई और एसआई का अंतर होगा। तो 100 का 10% कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। यहाँ भी 10 हो जाएगा, यहाँ और इस पर भी 10% का ब्याज लगेगा, तो ये हो जाएगा 1। अच्छा, आपके हिसाब से सीआई और एसआई का अंतर कितना हो गया, 1 हो गया। जबकि सवाल में बोला है कि 73, यानी इसी 1 यूनिट का वैल्यू दे दिया है 73 रुपया। इसी 1 यूनिट का वैल्यू हो गया 73 रुपया। अब आपसे पूछा है कि प्रिंसिपल बता दीजिए। प्रिंसिपल मतलब धन का योग, मतलब आपको सम निकालना है। तो 100 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, प्रिंसिपल निकल जाएगा। तो जब 1 यूनिट का वैल्यू 73, तो 100 यूनिट का वैल्यू 7300 हो गया। 7300 आपके सवाल का सही आंसर हो गया। 7300 आपके सवाल का सही आंसर हो गया। और ये कमाल का ट्रिक है, देख पा रहे हैं कितना शानदार ट्रिक है। सवाल को चटकाने का सबसे आसान तरीका यही है, सवाल को चटकाने का सबसे आसान तरीका। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल देखिए क्या कहता है। अगला सवाल कहता है कि एक निश्चित राशि पर 10% प्रति वर्ष की दर से 3 वर्ष। अब देखिए रेट दे दिया है 10%। अच्छा, टाइम अब दे दिया है 3 साल। तो 3 साल है तो 10% का मतलब 1/10 हुआ। 10 का क्यूब करेंगे तो 1000 हो गया। यानी प्रिंसिपल अब मानेंगे 1000, प्रिंसिपल मानेंगे 1000। 3 साल का डायग्राम ऐसे होता है, आप देख सकते हैं। ये पहला बॉक्स, ये दूसरा बॉक्स, ये तीसरा बॉक्स। जो पहला रो होता है ना वो सीआई एसआई होता है। क्या होता है, एसआई होता है। उसके बाद इस पर भी बीआई लगेगा, ठीक है। फिर इस पर भी यहाँ बीआई लगेगा, फिर आगे इस पर भी बीआई लगेगा, फिर इस पर भी बीआई लगेगा, है ना। इस पर भी ब्याज यहाँ देना पड़ेगा। अब देखिए, अब जो यहाँ पर 10% की बात बोला है तो 1000 का 10% कितना होगा, 100 होगा। तो ये सब 100 हो जाएगा, ये सब 100 हो जाएगा। फिर इस पर ब्याज भी 10% का लगेगा, तो 10% का ब्याज 10 हो गया। फिर इस पर भी ब्याज लगेगा, यहाँ पर 10 हो गया। फिर इस पर भी यहाँ ब्याज लगेगा तो 10 हो गया। फिर ब्याज के ऊपर ब्याज लगता है तो इस पर भी 10% लगेगा, तो 10 का कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। 10 का 10% 1 हो जाएगा। ये आपका 3 साल का पूरा डायग्राम होता है। अब हम आपको बता दें, ध्यान से सुनिएगा। पहला रो छोड़कर, पहला रो छोड़कर, ध्यान से दीजिएगा। पहला रो छोड़कर, पहला रो छोड़कर जो भी बच जाता है, जो भी ये बच जाता है, ये सब 3 साल का सीआई और एसआई का अंतर कहलाता है। 3 साल का सीआई और एसआई का अंतर कहलाता है पहला रो छोड़कर। तो 10, 10, 20, 10, 30, 10, 30 और 1, 31। 31 यूनिट हो गया सीआई और एसआई का अंतर। 31 यूनिट हो गया सीआई और एसआई का अंतर आपके हिसाब से। जबकि सवाल में बोला है कि 3 साल का सीआई और एसआई का अंतर 930 है। 900 कितना है, 30 है। समझ पा रहे हैं बात। आपके हिसाब से 31 यूनिट, सवाल के हिसाब से 930। तो ये देखिए 31 तिहाई होता है 93, यानी 30 हो गया। 1 यूनिट का वैल्यू 30 हो गया। 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो गया, 30 हो गया। तो जब 1 यूनिट का वैल्यू 30 हो गया तब बोला था धन का योग बताइए। 3 साल का आपका प्रिंसिपल निकाल देना है। तब प्रिंसिपल हमने कितना माना है, 1000। तो 1 यूनिट का वैल्यू 30, तो 1000 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, 30000 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 30000। और यही आपके सवाल का सही आंसर हो गया। यही आपके सवाल का करेक्ट आंसर हो गया। और ये कमाल का ट्रिक है। देखिए, सवाल को चटकाने का सबसे आसान ट्रिक यही है। देख पा रहे हैं, बहुत शानदार अप्रोच है, बहुत शानदार ट्रिक है। बहुत आसानी से इस तरह के सवाल को आप चटका सकते हैं। आगे देखते हैं, अगला सवाल बढ़िए। अगला सवाल देखिए क्या कहता है। कहता है कि इसका सम निकाल देना है। अब इसका ट्रिक क्या है, इसको बोलते हैं कंटिन्यूड फ्रैक्शन, लंगड़ा भिन्न। इसका ट्रिक क्या है समझिएगा। इस तरह के सवाल में सबसे लास्ट वाला हम फ्रैक्शन लेते हैं। सबसे लास्ट वाला फ्रैक्शन 4/5 है, तो 4/5 एज इट इज हम लिख लेंगे। तब देखेंगे कि यहां से लेकर यहां तक कितना स्टेप है, 1, 2, 3, 4 स्टेप है। तो हम 4 स्टेप बना देंगे, इस तरह बना दिए। उसके बाद आप देखिए कि सब जगह प्लस है, यहां भी प्लस, यहां भी प्लस, यहां भी प्लस, यहां भी प्लस, सब जगह प्लस है। तो जोड़ते हुए आगे बढ़ेंगे। तो 4 और 5 9 हो गया, 9, 5, 14 हो गया, 14 और 9 हो गया आपका 23 हो गया। 14 और 9 कितना हो गया, 23 हो गया। 23 और 14 मिलकर हो गया आपको 37 हो गया। कितना हो गया, 37। अब इसका आंसर लिखने का तरीका यह है कि लास्ट वाला 2 प्लेस लीजिए।
लास्ट वाला दो प्लेस लीजिए। कौन? 23 और 37, 23 और 37। अच्छा, चूंकि जब भी यहाँ अंक से स्टार्ट होगा, अगर किसी अंक से स्टार्ट होगा तो इन दोनों में लास्ट वाले को ऊपर लिखेंगे और फर्स्ट वाले को नीचे लिखेंगे। 37/23 आपके सवाल का सही आंसर हो गया। 37/23 आपके सवाल का सही आंसर हो गया। अब बोलिए कितना शानदार ट्रिक है कि नहीं? शानदार ट्रिक है ना, बहुत शानदार ट्रिक है। सवाल को चटकाने का सबसे आसान तरीका यही है। आगे बढ़ें, ये रहा। अब इसके बाद वाला सवाल को हम होमवर्क में देंगे। इसके बाद में ये ऐसा सवाल मैं बता चुका हूं, कई बार बता चुका हूं, इसका आंसर आपको होमवर्क में देना है। और मैं देखना चाहूंगा कि सबसे पहले आंसर किनका आता है, कमेंट बॉक्स में देना है। कमेंट बॉक्स में आंसर देना है। सबको आंसर कहाँ देना है? कमेंट बॉक्स में। कमेंट बॉक्स में देना है, ठीक है। इस सवाल को भी और इस सवाल को भी, दो सवाल है जिसका होमवर्क में आपको बनाना है। होमवर्क में बनाना है और इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। इसका आंसर कहाँ देना है? कमेंट बॉक्स में देना है। और मैं देखना चाहूंगा कि सबसे पहले आंसर किनका आता है। तो इतना ही सवाल था आज के सेशन में। कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगर पसंद आया हो तो सब लोग लाइक करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर कर देंगे। चैनल पर पहली बार हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके रखेंगे ताकि आने वाले क्लास का नोटिफिकेशन मिलता रहे, ठीक है। तो आप अपना ख्याल रखिएगा और तैयारी जबरदस्त तरीके से करते रहिएगा। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।